धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। समाज को बनाया जाता है मीडिया के जरिए। जी हाँ, आज के दौर में ये बात कहना कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि सब कुछ मीडिया के जरिए ही किया जा रहा है। मीडिया 10 मिनट में 50 खबरें दिखाता है, लोग देख लेते हैं, ना खबर समझ में आती है ना जानकारी मिल पाती है, लेकिन खुश होते हैं कि 10 मिनट में 50 खबरें देख ली गई हैं। तमाम चीजों को समझने के लिए आपको पढ़ना होगा, जानना होगा, वक्त देना होगा, तब जाकर समाज कुछ चीजों को समझ पाएगा, वरना ये भी नहीं जान पाएगा कि उसके साथ असल में हो क्या रहा है। आप लोग ये कह सकते हैं कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि 36 साल बाद ढिंढोरा पीटा गया कि नई शिक्षा नीति लाई गई है। उस शिक्षा नीति में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में लोग जान ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक संगठन है जो एक अरसे से इसको लेकर पूरा एक आंदोलन छेड़े हुए है 24 स्टेट के अंदर। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी है जो पूरा आंदोलन चला रही है। तो मेरे जहन में एक चीज आई कि उनसे पूछ लिया जाए, भाई जब पूरे देश में कोई परेशान नहीं है, कोई स्टूडेंट्स कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आप लोग ये आंदोलन क्यों छेड़े हुए हैं? आप लोगों को क्या दिक्कत है और क्या आखिर आप लोगों को समझाना बताना चाहते हैं, और सरकार से आप क्या डिमांड है आपकी, क्या रखना चाहते हैं, उन सब चीजों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो जूम पे हमारे साथ जुड़ रही हैं, दिल्ली स्टेट की जॉइंट सेक्रेटरी हैं, नाम है उनका शारदा दीक्षित। बहुत अच्छी वक्ता हैं, लेखिका भी बहुत अच्छी हैं, और एक स्कूल की वो प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं, और अब वो इस पूरे आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। बहुत शुक्रिया मैम हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद भाई। मेरा पहला सवाल ये है, जब देश में कोई जिक्र नहीं कर रहा है, सरकार जो करना चाहती थी वो कर चुकी है, उसने मीडिया से ढिंढोरा पिटवा दिया कि 36 साल बाद ऐसी ऐतिहासिक शिक्षा नीति वो लेकर आए हैं, वैसी ऐतिहासिक शिक्षा नीति वो लेकर आए, तो आप लोग क्यों परेशान हैं? अकरम भाई, परेशानी तो आज हमें नहीं है, ये पूरे समाज की परेशानी है। क्योंकि ढिंढोरा कितना ही भी पीट लें, क्योंकि ढिंढोरा तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े ढोल बजाए जा रहे हैं बहुत सारी चीजों के लिए, और वो खुद ही गुब्बारा जब फट जाता है तो जनता देख रही है कि क्या बदहालत देश की हो गई है। उसी की कड़ी में एक ये नई शिक्षा नीति का भी जो इन्होंने प्रपंच रचा है, ड्रामा किया है, उसका जो ढोल की पोल एक तरह से, उसको हमारी ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी उस पोल को खोलने का काम कर रही है कि ये जो ढोल ये पीट रहे हैं वो खोखला है और फटा हुआ है। उसमें कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं है जो और नीतियों से कुछ बहुत ज्यादा अलग है। अगर कुछ है तो बस एक प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के अलावा और इसमें कुछ नया तो नहीं है, बल्कि 5000 साल पीछे लेकर जाने की बात कही गई। क्या आपको लगता है कि आज देश में वो जनता रह गई है जो समझना चाहती है, या आप लोग जो समझाना चाहते हैं उसको सुनने के लिए वो तैयार है? जैसे देखिए नोटबंदी हुआ, तमाम लोगों ने कहा, उस वक्त देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बर्बाद हो जाएंगे, देश बर्बाद हुआ। बाद में वो ले आए जीएसटी, जिसको गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, उसपे भी सवाल खड़े हुए, लेकिन वहां भी लोगों ने नहीं सुना। आजकल किसान को लेकर नीति आई है, तमाम रिपोर्ट ऐसी आ रही है जो जमीनी किसान है वो समझ ही नहीं रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो आपकी बात क्या लोग समझ पा रहे हैं? क्या दिक्कत हो गई है आजकल? अकरम भाई, मैं अगर सही दिल से बात करूं तो मुझे अभी तक एक भी व्यक्ति, कुछ अंधभक्तों को छोड़कर, एक भी पेरेंट्स, एक भी बच्चा, एक भी शिक्षाविद ऐसा नहीं मिला है जो इस शिक्षा नीति के, पहली बात तो बारे में बहुत कम जानता है, और जितना जानता है उस जानकारी से वो परेशान है जी। अब उसको ये पता है कि जो आपदा को अवसर बनाने की बात हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बार बार कही है जी। वो बात अब लोगों को बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, टीचर्स का जीवन जो सामान्य वो था वो खत्म हो रहा है क्योंकि वो पूरे दिन बेचारा बिजी है, और माता पिता जो एक अपने जीवन को जी रहे थे वो पूरा बच्चों के साथ मोबाइल या लैपटॉप पर पूरे दिन बैठने का काम उनको मिल गया। तो और इसी बात को लेकर हमारी निर्मला सीतारमण जब घोषणा कर रही थी 20 लाख के पैकेज की, तब वो घोषित रूप से कह रही हैं कि 50% एजुकेशन जो है ऑनलाइन कर दी जाएगी आने वाले समय में।
तो नई शिक्षा नीति का एक प्रारूप का एक जो झलक है, वो झलक से लोग इतने परेशान है, वो कहते हैं कि अगर कोरोना काल खत्म होने के बाद भी यही चला तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे तो ना डेटा के लिए पैसे होते हैं। गरीब तबके में जाकर देखिए, अभी जब आप मेरे से बात करने के लिए आपने कॉल किया तो मैं कम से कम 25 बच्चे मेरे पास, यहाँ एक बस्ती है जुगी बस्ती, उसमें से आते हैं। 9th 10th की लड़कियां बेचारी सिंपल सेंटेंस नहीं पढ़ पा रही है। मैंने उनसे पूछा क्या चल रहा है, कि मैडम ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन समझ कुछ नहीं आता। तो हर कोई परेशान है इस नीति का, कहीं कोई पॉजिटिव, केवल ढोल नगाड़े बजा रही है सरकार और उनके चमचे और उनके अंधबद। ठीक है, आपने एक चीज बहुत महत्वपूर्ण कही, मैं चाहूंगा आप उस पर थोड़ा रोशनी डालें। आपने निर्मला सीतारमण का जिक्र किया, आपने कहा कि जिस वक्त वो 20 लाख करोड़ का ढिंडोरा पीट रही है जोर शोर से, और 4-5 दिन तक लगातार वो ढिंडोरा पीटा गया, उस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में 50% एजुकेशन आपको ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। यानी कि सरकार ने आपदा को अवसर पहले ही बना लिया था, या अपने अवसर को आपदा के दौरान कामयाब करने के लिए आपदा के बहाने लॉकडाउन किया गया? क्या कहना चाह रही हैं आप? ये असल में हुआ ये है कि लॉकडाउन तो जिस तरह से किया, सब चारों तरफ सब जान ही रहे हैं जी, और शायद ये जनता के लिए एक महामारी हो सकती है और लोगों के लिए कष्ट का जीवन हो सकता है। हजारों मजदूर मर गए हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, देश की अर्थव्यवस्था -24 चली गई। लेकिन हमारे सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवसर बन गया है। आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी वे में ये काम कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं बाहर मत निकलिए, स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, और दूसरी तरफ किसी ने क्या डिमांड की थी? लोगों ने डिमांड की थी रोटी रोजी की, लोगों ने डिमांड की थी पीपी किट की, लोगों ने डिमांड की हॉस्पिटल्स की, मेडिसिन की, कोरोना से पीड़ित लोगों के इलाज की। और इन्होंने क्या दिया? कभी ये किसानों के लिए कानून ला रहे हैं, कभी ये मजदूरों के वो कोड बना रहे हैं, और कभी ये शिक्षा नीति थोप रहे हैं जिसकी डिमांड किसी ने नहीं करी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसे अवसर बना लिए हैं। पूरा विश्व धड़ाधड़ अपने लोगों को राहत पहुंचा रहा है, और ये उसके अपोजिट लोगों पर मार एक के बाद दूसरी, जब तक एक चीज से संभलते नहीं है पब्लिक, दूसरी उससे खतरनाक चीज। तो ये शिक्षा नीति का भी ऐसा ही है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है, देखिए अगर मैं इस पर बात करूं, इनके अपने जो शिक्षा नीति का ये 650 पेज का ड्राफ्ट इन्होंने जारी किया 2019 के मई में। उससे पहले सुब्रमण्यम कमेटी 2016 में एक ड्राफ्ट लेकर आई थी, जिसका पूरे देश में इसका विरोध हुआ कि भाई इस तरह की नीति, इस तरह के कार्यक्रम आप लाएंगे तो शिक्षा तो पहले ही बर्बाद और बर्बाद होगी। अब इन्होंने क्या किया कि सुब्रमण्यम कमेटी को एक तरफ करके उसका ड्राफ्ट लेके वही ड्राफ्ट कस्तूरीरंगन को दे दिया। कस्तूरीरंगन कमेटी ने उसी को, एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो शिक्षा नीति है ये तो इनकी पहले से ही जो विद्या भारती की जो व्यवस्था है उसमें ये तो अपना दशकों से चलाते आ रहे हैं, उसी को एक शब्दों में बांधकर और उसी को पूरा करने के लिए इन्होंने ये नीति, कस्तूरीरंगन ने वो नीति इनको ड्राफ्ट बना कर दिया। उसको इन्होंने पहले 1 महीने का 15 दिन का टाइम दिया, फिर शोर मचा तो 1 महीने का, 1.5 महीने में कहा कि पब्लिक अपने विचार रखे, सजेशन दे। वो सजेशन आए 2.5 लाख के करीब, उनको इन्होंने एक तरफ फेंक के, और उसी को अब कोरोना काल में जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, जब इन्होंने पूरे जितने भी शिक्षा के लिए आवाज उठाने वाले विद्यार्थी संगठन थे, छात्र अपने शिक्षक संगठन थे, जितने भी लोग थे, उन सबको तो सीए एनआरसी के बहाने देशद्रोही और यूएपीए और दूसरे एक्ट के अंतर्गत जेलों में ठूस रखा है। जेएनयू है या जामिया है या जहां पर भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन सबको इन्होंने एक तरफ कर रखा है। अपने अपने तरीके से उनके ऊपर झूठे सच्चे जैसे दिल्ली राइट्स के सब करा के चुप करा रखा है। चुप तो कोई है नहीं, लेकिन ये है कि भाई सुलग रही है आग नीचे। तो उस दौरान इन्होंने इसको अवसर बनाकर और वो एकदम से डिक्लेयर ही कर दिया, उस पर कोई चर्चा बहस संसद में नहीं, उस पर कोई बनाने के दौरान केवल एबीवीपी और एक शिक्षक संगठन जो कि वेदांत और गुरुकुल पद्धति और उस पर विश्वास रखता है, एक अनजान सा शिक्षा संगठन, उसकी राय लेकर, एबीवीपी की राय लेकर, जबकि सैकड़ों संगठन ऐसे हैं, बुद्धिजीवी ऐसे हैं, प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित किए हैं, और वो दिन रात इस चिंता में रहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम कितना उत्तम
रास्ता शिक्षा का बताएं, लेकिन फुर्सत किसको है जानने की। जी जी, आप जो है लगे हुए हैं अपनी तमाम चीजों को लेकर लोगों के सामने रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज समाज में एक विचार नहीं पैदा हो गया है, अरे ये लोग हैं, ये तो मोदी का विरोध करेंगे, अरे इनको तो कुछ आता नहीं है, इनको तो मोदी का हर मामले में सिर्फ विरोध करना है। और वो लोग भी ऐसे ही प्रेजेंट करा के कहीं ना कहीं आप जो समझाने बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको लेकर जनता को दिग्भ्रमित नहीं कर रहे हैं वो लोग। नहीं, वो लोग भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन देखिए आज की बात नहीं है, आप किसी भी जमाने में देखिए, जो जनता को जागरूक करने का काम है वो बहुत ही संघर्ष का होता है। जनता को गुमराह करना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि जनता बेचारी अनपढ़ है, उनको तो 74 साल में कभी आज तक इस दिशा में राजनीतिक रूप से शिक्षित करना तो छोड़िए, उन्हें तो सामाजिक चिंतन भी हमारे नव जागरण काल के मनीषियों ने, जैसे राजा राममोहन राय हुए, या मान लो इन्होंने क्या अपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या जितने भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने तो समाज की जागरूकता के लिए ही जान दी ना। लेकिन समाज की जागरूकता की बजाय जो समझौतावादी लोग होते हैं, सत्ता प्राप्त करने के लिए उत्सुक लोग होते हैं, वो हमेशा जनता को अफीम की गोली देकर सुलाते हैं, और हम लोग झिझोड़ झिझोड़ कर जगाते हैं कि भाइयों उठो, बर्बाद हो जाओगे। या तो वो धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, या जाति के नाम पर लड़ाएंगे, या वो अमीर गरीब का भेद खड़ा करके कहेंगे कि ये तो पिछले जन्मों के पाप भुगत रहे हैं और तुम बहुत अच्छे हो। तो इस तरीके से ये लोग, और आप तो जानते ही हैं कि देश की सत्ता को चलाने वाले केवल 10 घराने हैं, तो उन्हें जो जिस तरीके का करना होता है प्रोपेगेंडा, वो तो आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही कहा कि दिन रात वही एजेंडा चलता है। तो जनता कैसे जागेगी जब कंगना रनौत और वो जो क्या नाम है, वो सुशांत सिंह राजपूत, एक के बाद एक जो है एजेंडा इनको परोस दिया जाता है जनता को सुलाने के लिए। लेकिन हम लोग और आप जैसे लोग लगातार प्रयास करेंगे। चलिए, लगातार प्रयास करते रहे हैं और लगातार प्रयास करते रहेंगे। लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूँ शिक्षा नीति पर। ऐसी क्या मोटी मोटी चीजें हो सकती हैं जो आप थोड़ा संक्षेप में बता पाएं, जिससे लोग समझ पाएं कि हाँ, शिक्षा नीति में पहले ये चीज थी, अब ये चीज है, और ये चीज हमें नुकसान पहुंचा रही है। हाँ, ये बिल्कुल सच बात आपने कही कि बहुत लंबे समय से आप ये समझिए कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, उससे पहले पुनर्जागरण काल से ही ये बात आ रही थी कि शिक्षा का प्रारूप क्या हो। तो शिक्षा के प्रारूप के अंतर्गत हमारे इस नई शिक्षा नीति में अगर हम देखें तो इसके इंट्रोडक्शन में ही लिखा है, वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। इसमें कहा गया है कि इस प्रतिदिन तीव्र गति से बदलते इस विश्व में हमें इस शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि युवाओं को इस विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों में एक स्किल्ड वर्क फोर्स हम दे सकें। तो एकदम से आपको कंट्राडिक्शन दिखेगा उन मनीषियों की बात में और इस शिक्षा नीति में। उन्होंने क्या कहा था, हमारे मनीषियों ने, जो कि लगातार संघर्षरत रहे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 200वीं जयंती अभी परसों नरसों 26 को उनका जन्म दिवस है, उसको हम पूरे देश में बहुत सम्मान पूर्वक मना रहे हैं। उन्होंने शिक्षा के लिए जीवन समर्पित करते हुए कहा कि शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, वैज्ञानिक। और ये मैं नहीं कह रही, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी छोड़िए, आप विवेकानंद जिसको ये अपना गुरु मानते हैं, विवेकानंद ने भी क्या कहा है कि शिक्षा जो है वो मानव निर्माण, चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, वो जो कमाने खाने की बात है वो तो उसमें कहीं है ही नहीं हमारे मनीषियों के विचार में। क्योंकि एक स्किल्ड लेबर आप बना देंगे, स्किल्ड डॉक्टर बना देंगे, स्किल्ड इंजीनियर बना देंगे, या स्किल्ड कोई भी टेक्नोक्रेट बना देंगे, अच्छा इंसान नहीं है तो वो तो मौत का सौदा करेगा, वो तो रेत के पुल बनाएगा। तो इस तरह से शिक्षा नीति का पहला जो इंट्रोडक्शन है, मैं इसे यहीं पर डिस्कार्ड करती हूँ। और इन्होंने बिल्कुल खुल्लम खुला कहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ये सस्ती वर्कफोर्स तैयार करने की एक स्कीम है। ठीक है, मानव निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। दूसरी बात इन्होंने जो कही है कि पेज नंबर 4 पे, जो पहली बात इन्होंने पेज नंबर 3 पर लिखी है इंट्रोडक्शन में, पेज नंबर 4 पर ये क्या कहते हैं कि प्राचीन भारत की समृद्ध संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य जानना ही एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है। तो इसमें क्या बुराई है अगर वो भारत का 5000 साल पुराना इतिहास लोगों को पढ़ा रहे हैं आज, क्योंकि वो मैं बताती हूँ आपको जी। इन्होंने कहा है भारत की जो है
यहीं पर नालंदा और तक्षशिला का गुणगान करते हुए रिच हेरिटेज की बात करते हैं और पौराणिक और वैदिक भारत का दिग्दर्शन करवाती है ये पॉलिसी। ये मैं पेज नंबर जो बता रही हूँ इंग्लिश वाले वर्जन के बता रही हूँ, जिसको मैंने हिंदी में करके लिखा हुआ है, कभी कोई कंफ्यूजन हो तो। इसमें जो है 1000 साल की बात तो कह दी, मतलब 1000 ईस्वी तक की बात, उसके बाद 1000 साल का जंप मार लिया और आ गए 2020 में। इस बीच में ना कोई महापुरुष हुआ, ना शिक्षा में कोई काम हुआ, ना कोई मतलब सल्तनत काल में हुआ, ना आपके जो मुगल पीरियड हुआ उसमें हुआ, ना ब्रिटिश पीरियड में हुआ। वो या तो अब 2020 में हो रहा है या वो हुआ था 1000 में। तो और ये किनको भूल जा रहे हैं? उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने नोबेल प्राइज लिए हैं विश्व में। ये उन शिक्षाविदों को भूल जा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा को गुरुकुलों से निकालकर, मनुवादी सोच से निकालकर और एक ब्राह्मणवादी चुंगल से निकालकर सर्वसाधारण तक पहुंचाने का प्रयास किया। कौन कौन थे उनमें? ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लाला लाजपत राय, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम, भगत सिंह, सुब्रमण्यम भारती, एवं सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने अंग्रेजी शासन से ही नहीं बल्कि भारतीय रूढ़िवादी व्यवस्था से भी टक्कर ली। इन्होंने लगातार संघर्ष किया कि शिक्षा सर्वजन के लिए होनी चाहिए और एक ऐसी शिक्षा जो इस सड़ी गली व्यवस्था के विरुद्ध वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष और सबके लिए निशुल्क और इस तरह की होनी चाहिए कि किसी भी आधुनिक व्यक्ति को जीवन को सुंदर तरीके से जीने के लिए, वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए आज एक ऐसी शिक्षा चाहिए जो कि यूरोप से हमें यूरोप के पुनर्जागरण काल से और अपने पुनर्जागरण काल को जोड़कर एक नए विश्व में लेके आती है। ठीक है, आपने दो चीजें अभी तक कही। आपने कहा पहली चीज में कि ये इंसान को मशीन बनाने की बात कर रहे हैं, उसको मानव बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आगे आपने जो कहा कि 1000 साल पुराना जिक्र तो करते हैं, उसके बीच में जो कुछ हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है, जैसे यही लोग 1000 साल बाद शिक्षा नीति लेके आए इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। आपने उस पर भी ऐतराज किया। और क्या चीजें हैं आपकी? अच्छा, इसके बाद आप देखिए कि शिक्षा, मुंशी प्रेमचंद, शरचंद्र जैसे लेखकों ने, और भी बहुत सारे नाम एक साथ मुझे याद नहीं है, इन लोगों ने कहा कि शिक्षा पर खर्चा, अगर मान लो देश में 100 रुपए आमदनी है तो कम से कम 10 रुपए, 15 रुपए और सबसे पहला खर्चा, जैसे घर में आप देखते हैं कि जैसे ही तनख्वाह हम सोचते हैं कि बच्चों के भाई खाना पीना और शिक्षा पर कितना हम देंगे, एग्जैक्टली ऐसे ही उन्होंने हर एक व्यक्ति ने जो शिक्षा और समाज की चिंता करने वाला था, उसने ये कहा कि सबसे पहला काम अगर सरकारी धन से किया जाना चाहिए तो वो है शिक्षा, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए समान आधार पर निशुल्क दी जाए, एक डेमोक्रेटिक वे में, डेमोक्रेटिक, वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर हमारी पूरी शिक्षा नीति में, क्योंकि मैंने वो 600 650 पेज भी पढ़े, 66 पेज भी पढ़े, एक बार भी सेक्युलर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, एक बार भी, ना ही डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, साइंटिफिक। ये तीन जो धरातल है, जो आधार है किसी आधुनिक शिक्षा के, मॉडर्न, सेक्युलर, साइंटिफिक और जो हमारी एक जो बेस है शिक्षा का, उसको इन्होंने बिल्कुल छुआ नहीं है। ये ले गए हैं हमें 5000 साल पहले की, और वो भी अगर देखा जाए वहां से भी अच्छी चीजें ली जा सकती हैं। हर युग में अच्छे इंसान होते हैं, अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन वहां की भी तर्क शास्त्र को ठोकर मार दी है। वहां की भी 64 कलाओं की बात करते हैं, जिनमें वो याम योगिनी और वो भूत प्रेत बुलाना और ये करना और वो करना, मतलब इस तरह की जो 64 कलाएं सिखाएंगे ये बच्चों को, इस तरह की बात कही गई है। वो सिखा तो नहीं पाएंगे क्योंकि कोई भी माँ बाप अब उस युग में बच्चे को लेकर जाना बिल्कुल नहीं चाहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि गरीबों के बच्चों को ये कुछ बेवकूफ जरूर बना सकते हैं। और एक बात जो आपने पैसे का जिक्र किया कि शिक्षा जो है मुफ्त में होनी चाहिए, तो क्या यहाँ कारपोरेट के हवाले कर दिया जा रहा है पूरी शिक्षा प्रणाली को? बिल्कुल। देखिए 91 की जब भारत में नई आर्थिक नीति आई है, उस आर्थिक नीति के चलते अब क्यों नहीं कांग्रेस या दूसरी पार्टियां इस नीति का विरोध कर पा रही, जानते हैं आप? ये दबे स्वर में बात कर रहे हैं,
दबे स्वर में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1991 में इन्होंने बर्बादी की शुरुआत करी थी। कैसे? इन्होंने उस समय बिरला अंबानी रिपोर्ट का नाम आपने सुना होगा, एक कमेटी बनाई, बिरला अंबानी कमेटी बनाई, जो ना एजुकेशनिस्ट थे, ना वो कोई कहीं शिक्षा से उनका कोई संबंध था, वो केवल कॉर्पोरेट फील्ड में मुनाफाखोर लोग थे। उन मुनाफाखोरों ने एक रिपोर्ट जारी करी। उस रिपोर्ट में कहा कि शिक्षा से, चिकित्सा से, बिजली पानी से सरकार अपना पल्ला झाड़ ले। वी आर हेयर टू मेक प्रॉफिट। ये क्षेत्र अब सेवा के क्षेत्र ना रह के ये क्षेत्र मुनाफे के क्षेत्र बन जाएंगे, बनाने हैं, और इसके लिए सरकार अपना काम खत्म समझे। आप देखेंगे, आप खुद अपने आसपास भी, आपकी उम्र बताएगी आपको कि 1991 से पहले शिक्षा की इतनी बुरी दशा नहीं थी। हम भी सरकारी स्कूलों का प्रोडक्ट है। आप उसके बाद देखेंगे कि कुकुरमुत्तों की तरह से हर गली मोहल्ले में प्राइवेट स्कूल खुल गए। 1.5 रुपए गज इन्होंने प्राइम लोकेशन पर इन कॉर्पोरेट घरानों को और बड़े बड़े लोगों को जमीनें दी है, और उसके बदले में इन्होंने 10,000, 20,000, अभी बेटी के बच्चे के एडमिशन की बात हो रही थी, 1.5 लाख रुपया, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, इसमें कोई शर्म लिहाज नहीं थी कि जी 1.5 लाख रुपया लगेगा, आप ले आई और बच्चे को अभी इन दिनों में भी बोले एडमिशन हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि 1.5 लाख रुपए छोड़िए, आज तो 1.5 रुपया नहीं है किसी के पास बच्चे को पढ़ाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नई शिक्षा नीति है, जो कमियां, अच्छा इन्होंने खुद ही घोषणा करी है। एक तरफ ये कह रहे हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस है ये नीति। एक तरफ इन्होंने कहा कि हम एक क्रांतिकारी नीति लेकर आए, क्रांतिकारी कदम है। दूसरी तरफ ये इसके इंट्रोडक्शन में ही कह रहे हैं कि 1986 की जो पॉलिसी थी और 1986 के बाद 92 में, 95 में, 2005 में और 2009 में उसमें चेंजेस किए गए। अब बोले 2009 के बाद जो वो कमियां रह गई थी उस नीति में, 1986 की नीति को इन्होंने बहुत महिमा मंडित किया है इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी नीति थी और उस नीति ने जो कमी छोड़ दी वो हम पूरी करेंगे। अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तुम कह रहे हो क्रांतिकारी कदम है, इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि उसमें जो कमियां रह गई, अब कमियां क्या रह गई थी कि लूट में थोड़ा सा जो कॉर्पोरेटाइजेशन था उसकी जो खुली छूट थी वो थोड़ी से उन्होंने और दबाव डाला होगा कि भाई इतना तो लूट लिया, अभी और भी लूटना है, अभी कमी रह गई, अब तुम बिल्कुल खत्म कर दो शिक्षा को, अपने जो सरकारी जो जिम्मेदारी है उससे बिल्कुल पल्ला झाड़ दो। इसीलिए आप देखेंगे 5+3+3+4 किया है। हर बच्चा, आप अपने आसपास भी देखिए, कोई भी 3 साल का बच्चा घर में नहीं रहता है, नर्सरी में वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, किसी ना किसी स्कूल में जाएगा। ये तो पहले से हो रहा था। अब इन्होंने आंगनबाड़ी को, जहां पर 1975 में आंगनबाड़ी की शुरुआत हुई, उस आंगनबाड़ी में बहुत अच्छी बात थी कि अगर उनको ढंग से चलाते, पौष्टिक आहार, बच्चे को खेलने कूदने की व्यवस्था, बच्चे का एक घर के वातावरण से हटके एक सामाजिक एक्सपोजर हो रहा था, होता। लेकिन उनकी हालत क्या है? ठेके पर वो काम कर रही हैं। 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र पूरे देश में है, 28 लाख उनमें कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं की बदहाली आप देखेंगे, 3,000 रुपये से लेकर और कहीं बहुत मारामारी करके जो सबसे ऊंचा वो है वो 10-15 हजार रुपए वो पा रही है। और काम कितना कर रही है? 24 घंटे। मेरे पीछे एक रहती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वो बताती है कि 24 घंटे हमें अलर्ट रहना पड़ता है, पता नहीं सरकार की तरफ से कब क्या आदेश आते हैं और उसे लेकर हमें घर घर जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये 5 साल आंगनबाड़ियों के भरोसे बच्चों को छोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आंगनबाड़ियों में तो कोई आप जैसा, हमारे जैसा बच्चों को भेजेगा नहीं, फिर वही प्राइवेट स्कूल बचे। और प्राइवेट जो ब्रांडेड स्कूल है उनकी तो हालत आप देख रहे हैं कि 15,000 रुपए, 20,000 रुपए पर मंथ फी है और एडमिशन के लिए वही 1 लाख 1.5 लाख। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो प्राइवेटाइजेशन है वो और सुंदर तरीके से होगा। जो कमी रह गई थी ना कि भाई नहीं, अभी तक तो ये था कि बच्चा ना भी गया तो 5 साल का बच्चा हो गया फर्स्ट में, उसे लेना है प्राइवेट में, लेकिन अब वो कहीं नहीं। मतलब आप ये कह रही हैं कि पहले ग्राउंड बनाया जाएगा, ग्राउंड बनाने के बाद जब लोग मजबूर हो जाएंगे फिर उनको इस तरीके से प्राइवेट स्कूलों के जरिए लूटने की कोशिश की जाएगी। और क्या ऐसी चीजें हैं इस पूरी शिक्षा नीति के दौरान जो आपको लगता है लोगों को जानना चाहिए, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या जो मीडिया है इस पूरे मामले में आप कहाँ खड़ा हुआ देखती है मीडिया को? हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो नीति का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखें,
पहले तो मैंने इसके बनाने की प्रक्रिया को बताया कि एसी कमरों में बैठे ब्यूरोक्रेट्स और इनकी विचारधारा विशेष के लोगों ने बनाया। दूसरी बात, इसको घोषित करने का ऐसा टाइम चुना है जब कोई आवाज नहीं उठाएगा, ना संसद में ना कहीं और। तीसरी बात, इसकी जो व्यवस्थाएं हैं उन पर एक एक पर हम लोगों का विरोध, क्योंकि हम लोग तो 1986 की पॉलिसी का भी विरोध कर रहे थे, क्योंकि जड़ तो वहीं से बोदी गई थी कॉर्पोरेटाइजेशन की। लेकिन हमने इस नीति को और ज्यादा शिद्दत के साथ 2016 से लगातार पढ़ा और उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो जो दूसरा स्टेप मैं बता रही हूँ, 5 साल के बाद बच्चा जा रहा है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, वो साल उसको स्कूल के लिए दिए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में उसे फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। वहां पर बच्चा एक फॉर्मल एजुकेशन की फॉर्म में आता है और छठी में उसको व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने की बात कही गई। एक गरीब का बच्चा जो 5 साल आंगनबाड़ी में रहा है, 2 साल वो स्कूल जैसे तैसे मतलब आएगा और जाएगा, और छठी में आते ही उसके हाथ में पेचकस पकड़ा देंगे, क्या उसे पकौड़े तलने के लिए तैयार करेंगे या खिलौने बनाएंगे? क्या जो हमारे IITians और जो घूम रहे हैं बेरोजगार, क्या इस कैटेगरी में ये 5वीं लगभग अनपढ़ बच्चे क्या व्यवसाय और व्यवसाय पे बेस्ड शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और व्यवसाय मिल पाएगा? ये इसका मतलब ये हुआ कि लोअर तबके को अनपढ़ रखकर सस्ती मजदूरी के लिए तैयार किया जाएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट दे दिए जाएंगे, बहुत सारे। अरे भाई, इतने सारे सब्जेक्ट, कला भी होगी, डांस भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। तुमसे क ख ग पढ़ाने का इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा नहीं किया जा रहा जी। इन क ख ग पढ़ाने के लिए एक 4 दीवारी चाहिए, छत चाहिए, पंखा चाहिए, टेबल चाहिए, डेस्क चाहिए, वो तो नहीं बना पा रहे। अब इन्होंने क्या बहाना किया है कि ऐसे स्कूल जिनमें संख्या कम है। संख्या क्यों कम है वो नहीं बात कही। संख्या क्यों कम है? क्योंकि टीचर्स नहीं, 12 लाख पद टीचर्स के खाली पड़े जी, और व्यवस्थाएं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जाते। वहां पे बच्चे नहीं जाते तो कह रहे हैं कि रिसोर्सेज वेस्ट जा रहे हैं, और इसलिए हम उनको मर्ज करेंगे, मतलब स्कूल कॉम्प्लेक्स बना देंगे। अगर मान लो मेरे एरिया में 20 सरकारी स्कूल है तो उनमें से 10 स्कूल ही रहेंगे, बाकियों को उनके साथ जोड़ देंगे और एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे। टीचर्स जो पहले से ही ओवरलोडेड है वो एक दिन स्कूल में पढ़ाएगा, एक दिन स्कूल में, एक दिन स्कूल में, ठीक है, मतलब उसको पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से शिक्षा को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा दुरूह बना दिया जाएगा, क्योंकि जो स्कूल बंद होंगे वहां गरीबों के बच्चे कितनी लंबी दूरी तय करके, आदिवासी क्षेत्र हैं या मान लो ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं, गांव देहात है, कॉलोनियां हैं, उनके स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। या उनको यानी कि ये दूरी का जो नुकसान होगा वो बच्चों को होगा। अब उसके बगल में जो स्कूल चलता था उसको खत्म करके कहा जाएगा कि वहां कम बच्चे हैं, दूसरे स्कूल में अब आपको जाना पड़ेगा। इससे टीचर्स पे भी जोर पड़ेगा और बच्चों को तो दूरी का सामना करना ही पड़ेगा। मैं ये समझना चाहता हूँ, बातचीत को थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, फिर आपसे इस मुद्दे पे जुड़ूंगा कि आपका जो ये मूवमेंट है पूरा, आप किस तरीके से लोगों को सिखा बता रहे हैं, क्योंकि मीडिया तो अपनी भूमिका छोड़ चुका है। तो अकरम भाई, आप जैसे लोग हैं जो हम दर्द लेके चल रहे हैं, हमारे दर्द है, रियली आई एम टेलिंग यू, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, 40 साल से मैं शिक्षा में हूँ, और बड़ा कष्ट है कि अभी आप देख रहे हैं कि मेरे आराम का टाइम, जबकि मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, मुझे सोना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं अब उन 25 बच्चों को लेके पार्क में बैठी हुई थी, पढ़ा रही थी। मुझे बड़ा दर्द हो रहा था कि कल को ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो ये तो हिंदी भी पढ़ना नहीं जानते, तो सिंपल प्लस माइनस भी नहीं जानते, ये तो इंग्लिश की तो छोड़िए, इनको तो बेचारों को क्या देख पाएंगे ये। और बच्चे, मैं बताती हूँ आपको, इतने मतलब एंथुजियास्टिक है, मैडम बताइए, मैडम सीखेंगे। अब बताओ कैसे हम उनको छोड़ सकते हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कदम कदम पर चाह रहे हैं कि एक एक गली मोहल्ले नुक्कड़ पर एक कमेटी बनाए, पीपल्स कमेटी बनाए, एजुकेट करें लोगों को, एजुकेशन के लिए एजुकेट करें, उनके अपने हक के लिए एजुकेट करें। और अगर ये समाज साथ दे तो हम पैरेलल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें कम से कम बच्चे को बेसिक फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बंगाल में हमारी कमेटी ने किया है। वहां पर जब कम्युनिस्ट सरकार थी उस दौरान हमारे जो ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के जो, क्योंकि वहां पर हमारा बहुत बड़ा संगठन है, उन्होंने पैरेलल एक बोर्ड बनाया अपना लोकल, और वहां पर बच्चों को एग्जाम दिलवाए, उससे पहले उनको क्लासेस करवाई, लगातार उनको सिखाया, और फिर उनको एग्जाम देकर, सर्टिफिकेट देकर
5वीं तक इस लायक बनाया क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी हटा दी थी। अभी यहाँ पर भी यही किया जा रहा है कि लो आपकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। एक तरफ कह रहे हैं कि बोर्ड बाहर से आएंगे, है मतलब सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड की जगह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज आएंगे और ये पढ़ाएंगे हमें भोजपुरी में, मैथिली में और हमारी राजस्थानी और हरियाणवी में, और फिर हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का दावा कर रहे हैं। हमारी जो कमेटी है लगातार इस तरह के प्रयास कर रही है कि अगर ये हमारा मूवमेंट पूरे इंडिया में, जैसे बंगाल में बहुत स्ट्रांग वे में चल रहा है, अगर ये पूरे इंडिया में हम कर पाए। जी, वक्त की कमी होती है, थोड़ा सा तकाजा होता है आपको। फिर मैं जैसे मैंने शुरू में कहा, लोगों को आदत डाल दी गई है 10 मिनट में 50 खबरें देखने की, उनके पास फुर्सत नहीं है और वो सोचना भी नहीं चाहते, और इसीलिए आज समाज का ऐसे विज्ञान हो रहा है कि जब एजुकेशन की बात होती है तो लोग सोचते हैं अरे यार ये पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए। जब किसान की बात होती है तो लोग कहते हैं अरे ये किसानों के कुछ नेता आ गए हैं, वो बात करने। यानी कि समाज आपस में ऐसे बट गया, इन्होंने बांट दिया है, वो एक दूसरे के दर्द को समझना नहीं चाहता और अलग अलग करके ये सरकारें उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजों पर रोशनी डालने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक इस चीज को, बातचीत को सुने होंगे तो बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ चीजें बाकी भी रह गई हैं। अच्छा, एक बात भाई, एक मिनट का और मैं समय लूंगी। हमने एक सीरीज शुरू की है ऑनलाइन, 2 वेबिनार हमारे हो चुके हैं, तीसरा अभी 26 को है। तो हम लोगों को एडुकेट करने के लिए ऑनलाइन भी लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। 26 को हमारा 6 बजे से एक वेबिनार है जिसमें हम देश के प्रतिष्ठित एजुकेशनिस्ट को बुलाते हैं। अभी सीआई से हमारे थे प्रोफेसर वीरेंद्र रावत और एक हमारी गुंजन शर्मा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से स्पीकर थी। अभी हमारी जो 26 को है, मैं सभी दर्शकों से भी चाहूंगी कि वो जरूर इसको ज्वाइन करें। और शिक्षा का जो है जी, कैसे गूगल मीट, हाँ गूगल मीट या जूम का मैं नंबर आपको भी भेजूंगी और उस पर फिर हम लोग डिस्कशन में भाग ले सकते हैं, सवाल भी ले सकते हैं। सवाल आप पहले से भी भेज सकते हैं, अपने सवाल आप हमें भेजेंगे तो हम उन सवालों से ही चर्चा शुरू करेंगे। नहीं चलिए, मुझे तो आप ठीक है, मुझे तो आप पर्सनली चलिए व्हाट्सएप कर देंगे, लेकिन आम आदमी को कैसे पता चले आप जो जूम पर मीटिंग करने जा रहे हैं उसका आईडी पासवर्ड क्या है? एक्चुअली अभी अकरम भाई 100-150 लोग, 100 की लिमिट थी, 100 से ज्यादा नहीं जुड़ पाए, 100 लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और फिर अभी पहले 2 को तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब तीसरे को हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, उसे फेसबुक पे भी डालेंगे, यूट्यूब पे भी डालेंगे, आपको भी भेजेंगे। तो उसमें हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदार हों और इस संदेश को हम फैलाएं कि शिक्षा है समाज के लिए और समाज को शिक्षित हुए बिना रीढ़ की हड्डी टुकड़ों में तोड़ दी गई है जिससे कि वो सीधे खड़े ना हो पाए। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे कि इस तरह की चर्चा आप और भी रखिए, फिर हम और आगे डिस्कशन। जी बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि शिक्षा समाज की रीढ़ की हड्डी है और शिक्षित होने के बाद ही आदमी खड़ा हो सकता है। और शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं है, मशीन बनना नहीं है, मानव बनना है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे।